Good morning. This is Dr. Hansa Das, Department of History, निर्मला कॉलेज रांची. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैसिज्म, फासीवाद. फासीवाद क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इन सब के विषय में हम ऑलरेडी बहुत सारी बातों को जानते हैं. आज एक सैद्धांतिक रूप से फासीवाद को या फैसिज्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं. द इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड टू द फैसिस्ट मूवमेंट, किन किन परिस्थितियों में फासीवाद का जन्म हुआ और किस तरह से अलग अलग स्कॉलर्स ने फैसिज्म को डिस्क्राइब किया है. तो फासीवाद को सैद्धांतिक रूप से परिभाषित करने के कई प्रयास किए गए हैं. इस लेक्चर में हम फासीवाद के मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी सिद्धांतों को देखेंगे, मतलब मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैसिज्म एंड नॉन मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैसिज्म. और साथ में ये भी देखेंगे कि इटली में फासीवाद का उदय और विस्तार कैसे हुआ. तो सबसे पहले देखते हैं मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैसिज्म, यानी मार्क्स की थियोरी से इंस्पायर्ड होकर कैसे मार्क्सवादी हिस्टोरियंस ने फासीवाद को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. तो कॉमिंटर्न ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया फासीवाद को डिफ़ाइन करने का 1920 के दशक में, जिसके अनुसार पूंजीवाद और फासीवाद में एक तरह का प्रत्यक्ष संबंध देखा गया और यह धारणा रखी गई कि पूंजीवाद के पतन की प्रक्रिया में पूंजीवादी वर्गों ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आंदोलित मजदूर वर्ग का दमन करने की कोशिश की. इस प्रकार फासीवाद बुर्जुआ पूंजीवादी शासन का अंतिम चरण था. फैसिज्म वॉज द फाइनल स्टेज ऑफ बुर्जुआ कैपिटलिस्ट रूल. और साथ में ये भी कि फासीवादी नेता पूंजीवादी शासक वर्ग के एजेंट्स थे. दूसरा जो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है वो दिया है थैलेमियर एंड बॉयर ने, और उन्होंने फासीवाद का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है. उनके अनुसार बुर्जुआ वर्ग का आर्थिक शासन और फासीवादी शासक वर्ग को पूंजीवादी वर्गों के द्वारा समर्थन प्राप्त था. और जो तीसरा मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है वो कहता है, दैट इज़ बिन गिवन बाय पोलांडजाज. पोलांडजाज ने ग्राम्शी के काम से प्रेरित होकर ये इंटरप्रिटेशन दिया है फासीवाद का. इसके अनुसार राजनीतिक संकट के दौरान जब राज्य राजनीतिक सत्ता नहीं बरकरार रख पाया तो फासीवाद एक आकर्षक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर कर सामने आया. तो ये बेसिकली 3 इंटरप्रिटेशंस हैं, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशंस, जो आप बेसिकली कॉमनली देखोगे तो ये पता चलेगा कि कैसे पूंजीवाद और फासीवाद को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, प्रत्यक्ष संबंध जोड़ा जा रहा है कि फैसिस्ट लीडर्स जो थे ये लोग पूंजीवादी जो शासन था उसके एजेंट्स थे. अब हम लोग आते हैं नॉन मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशंस पे, जो कि है आपका गैर मार्क्सवादी इंटरप्रिटेशन. इसमें भी आपके 3 अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, 3 अलग अलग थ्योरीज़ हैं जिन्होंने फासीवाद को डिफ़ाइन किया. पहले देखते हैं पहला वाला क्या है. पहला है फेनोमेनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ अप्रोच. इसको नॉल्टे ने दिया था. तो नॉल्टे के अनुसार फासीवाद का सामाजिक आर्थिक एक्सप्लेनेशन ही काफ़ी नहीं है और उन्होंने फासीवाद को एक स्वायत्त शक्ति के रूप में देखा है. मतलब हिज कंसेप्शन ऑफ फैसिज्म इज एज अ जेनेरिक एंड ऑटोनमस फोर्स. फासीवाद एक यूरोपीय आंदोलन था जो एक साथ परंपरा और आधुनिकता विरोधी था. मतलब इट वाज बोथ एंटी ट्रेडिशनल एंड एंटी मॉडर्न एट द सेम टाइम. लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो डिफ़र करते हैं और जो मानते हैं कि फैसिज्म काफ़ी क्रांतिकारी था. इट वाज मोर रेवोल्यूशनरी दैन बैकवर्ड लुकिंग. गैर मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन जो है उसका जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच. तो स्ट्रक्चरल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच के हिसाब से फासीवाद उन समाजों में एक विशिष्ट शासन का स्वरूप है जिनमें आधुनिकीकरण की दिशा में सामाजिक बदलाव हो रहा है. तो बेसिकली ये एक प्रकार की विकासशील तानाशाही है जो कृषक समाजों को आधुनिकीकरण की तरफ अग्रसर कर रहा है. तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन वाला अप्रोच है कि फैसिज्म कैसे जो कृषक समाज है उनको अग्रसर कर रहा है मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण की ओर.
और जो तीसरा नॉन मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है उसको हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, और ये इंटरप्रिटेशन दिया था सेमूर लिप्सेट ने। उनका कहना है कि फासीवाद का उदय तब हुआ जब आर्थिक संकट और पूंजीवाद के खतरे के कारण मध्यम वर्ग को फैसिज्म की तरफ झुकना पड़ा। तो ये आपके मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन से फैसिज्म के कैसे अलग अलग तरह से सैद्धांतिक रूप में इन्होंने फासीवाद का डिस्क्रिप्शन किया है। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर, जो है राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। तो राइज जो हुआ था फैसिज्म का इटली में, उसके बारे में हमें ऑलरेडी बहुत ज्ञान है। तो इटली में फैसिज्म की जीत तब हुई जब वहाँ एक घोर वर्ग संघर्ष चल रहा था। पॉपुलर डिस्कंटेंट था, असंतोष था चारों तरफ था। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन में भी एक वर्ग संघर्ष की बात की जा रही है, तो ये वर्ग संघर्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन से ही आया है। फैसिस्ट मूवमेंट की शुरुआत बेसिकली पो वैली, टस्कनी, अम्ब्रिया जैसे रीजन्स में हुई, और 1921 में तक आते आते फासीवाद पूरी तरह से एक जन आंदोलन बन चुका था। 1921 से 1923 के मध्य सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियां यह मानने लगी थीं कि यह मध्यम वर्ग का आंदोलन है। अब ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से इटली में फासीवाद का विस्तार आसानी से हुआ। ये वो भी समय था जब हर तरह के विरोध का सरकारी दमन हो रहा था और लोगों के अधिकार भी असुरक्षित थे। 1926 में मुसोलिनी ने पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करके तानाशाही की स्थापना की, और फैसिस्ट या फासीवादी सरकार को सेना का भी समर्थन प्राप्त हुआ। ये लोग युद्ध के पक्ष में थे। फाइनली हम लोग मुसोलिनी के बारे में देखें तो मुसोलिनी के बारे में अगर थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि फासीवाद को हम मात्र मुसोलिनी के व्यक्तित्व से जोड़ नहीं सकते, ना ही मुसोलिनी का व्यक्तित्व पूरी तरह से सिर्फ फासीवाद से संबंधित है। पर सही अर्थों में हम मुसोलिनी के बिना फासीवादी शासन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग फासीवाद को सिर्फ और सिर्फ मुसोलिनी से नहीं जोड़ सकते हैं, और मुसोलिनी को हम लोग उसके पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को सिर्फ और सिर्फ फासीवाद से नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन जब भी हम फैसिस्ट रिजीम की बात करेंगे, फासीवादी रिजीम की बात करेंगे, तो वो बेनिटो मुसोलिनी के के बिना वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट होगा। तो मुसोलिनी एक ऐतिहासिक फिगर था, पर उसका शासन कई तरह के अंतर्विरोधों से जुड़ा हुआ था। तो आज के लेक्चर का पर्पस था आपको फैसिज्म के अलग अलग थियोरीज से अवगत कराना, कैसे मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट ने अलग अलग तरीक़ों से फैसिज्म को असेस करने की कोशिश की है, और कैसे मुसोलिनी के नेतृत्व में फैसिज्म का जो एक्सपेंशन था वो इटली में हुआ। बाकी सारे जो डिटेल्स हैं फैसिज्म के वो हम लोग अन्य लेक्चर्स में भी पूरा कर लेंगे। थैंक यू।